हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, थ्योरी ऑफ सप्लाई में पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ते रहे भाई? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सिर्फ पूरे चैप्टर में यही पढ़ते रहे, कैसे कैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है सप्लाई के ऊपर, ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे कि देखो, हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। पर वहां हमें ये नहीं पता लगा कि कितना रिस्पॉन्सिव चेंज आने वाला है, कि प्राइस 1% बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी सप्लाई पर कितना परसेंट चेंज आएगा, ये हमने वहां नहीं पढ़ा। यहां हम वही पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम वही पढ़ेंगे कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा, ये तो हमें पता है, बट कितना? मैं कहता हूं प्राइस 10% इंक्रीज हो गया तो सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई, ये चीज कैलकुलेट करना ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो में से किसी एक में से आता है और दोनों ही सिमिलर है। जो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है वही फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का है। तो अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आता है, पर फिर भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को करेंगे बिकॉज थोड़ा सा जो एक माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है, वहां पर नेगेटिव रिलेशन पड़ता है, यहां पर पॉजिटिव। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो किसके थ्रू गिवन है? ये दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई to a change in price of the commodity keeping other factors as constant। कहते हैं कि बाकी फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कितना चेंज आएगा उस चीज को कैलकुलेट करना इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ES लिखते हैं। अब सपोज टू बी किसी सिचुएशन में आपका ES2 आया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस 1% चेंज हो रहा है तो सप्लाई आपकी 2% चेंज होगी। ES हमें ये बताएगा। अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1% चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस 1% चेंज होता है तो आपकी जो सप्लाई है वो 3% यानी कि 3 टाइम्स चेंज हो जाएगी। यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। अब सीखते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स की बात करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के दो मेथड है, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, +2 में हम ज्योमेट्रिक मेथड सप्लाई में नहीं करते हैं, डिमांड में पहले होता था, वहां भी नहीं है। तो हमें सिर्फ एक ही मेथड करना है, परसेंटेज मेथड। अब अगर हम परसेंटेज मेथड की बात करें तो परसेंटेज मेथड क्या बताता है? परसेंटेज मेथड हमें ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा है? इट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कितना चेंज आएगा, उस रेशियो को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो ये है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसी फॉर्मूला से डेरिवेट हो जाता है ये। मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूं अगली स्लाइड में किस तरीके से डेरिवेशन हुई है। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, इसको समझते हैं। ES कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको समझते हैं। देखो, ES ES stand for elasticity of supply, percentage change in quantity supply divide by percentage
चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला तो हमने ये फॉलो करना है जहां पर परसेंटेज में फिगर्स गिवन होगी। इसी से एक और फॉर्मूला डेरिवेट होता है, देखो क्या, ES इज इक्वल्स टू, अगर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा Q1 माइनस Q होल डिवाइड बाय Q इंटू 100। क्या लिखा मैंने, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100 और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब ये सारी बातें बताता हूं आपको क्या होता है। 100 से 100 कैंसिल। देखो अगर मैं P की बात करूं तो P इज इनिशियल प्राइस, क्यों P1 की बात करूं तो P1 इज न्यू प्राइस, जो भी प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। अब हमारे पास आ गया Q, Q इज इनिशियल क्वांटिटी और Q1 इज न्यू क्वांटिटी, Q1 इज न्यू क्वांटिटी, प्राइस चेंज होने के बाद नई क्वांटिटी कितनी आई है। अच्छा, अब मैं यहां पर Q1 माइनस Q लिख रहा हूं, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q कर रहा हूं। तो आगे इसी फॉर्मूला को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा कुछ ऐसे, Q1 माइनस Q को लिखूंगा मैं डेल्टा Q डिवाइड बाय Q होल डिवाइड बाय P1 माइनस P को मैं लिखूंगा डेल्टा P डिवाइड बाय P, ये सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और कैसे निकलेगा याद रखना हमेशा, Q1 माइनस Q। सिमिलर डेल्टा P, डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P। तो बस वो वैल्यूज पुट कर दी। अब मैथमेटिक्स का रूल होता है, फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन फोर्थ से होती है और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन थर्ड से, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बनेगा P ओवर Q इंटू डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P। मेन एक फॉर्मूला आपका ये भी तैयार हो गया। तो हम दो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, एक ही मेथड है, बस तरीके अलग अलग है। वहां पर परसेंटेज में गिवन होगा तो ये कर लेंगे, पी क्यू की फॉर्म में गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहां पर हमें पी प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बताया हुआ है, तो ये है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली दे दिया, अदरवाइज आपको जो एग्जाम में या प्रैक्टिस में ना स्टेटमेंट लिखी होगी, इफ प्राइस इज ₹100, क्वांटिटी सप्लाइड इज 20, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू 120 यूनिट्स 120 रुपीज, क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 25, इस तरीके से लिखा होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं सबसे पहले करूंगा P 100 और Q 20। P1 न्यू प्राइस कितना आ गया हमारे पास 120 एंड Q1 इज इक्वल्स टू 25। पहला काम क्या होता है, पहला काम आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला ES इज इक्वल्स टू P अपॉन Q डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। अब देखो P गिवन है हमें, यस P गिवन है 100, Q गिवन है हमें, यस Q गिवन है हमें 20 इंटू डेल्टा क्यू निकालो। अब भाई डेल्टा क्यू अभी सिखाया आपको, Q1 माइनस Q 25 माइनस 20, ये कितना आ गया 5। डेल्टा P निकालो, P1 माइनस P1 कितना है हमारे पास 120 माइनस 100 यानी कि 20। कुछ भी नहीं किया, जो आपको पिछली स्लाइड में सिखाया वही अप्लाई कर रहा हूं। नाउ डेल्टा Q कितना है आपके पास, डेल्टा Q इज 5 डिवाइड बाय डेल्टा P कितना है हमारे पास 20, कट कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया आपका 5/4 यानी कि 1.25। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ गया आपका 1.25। डन। तो इसका मतलब प्राइस ₹1 बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर 1.25 का चेंज आएगा, मतलब कि प्राइस 1% इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 1.25% चेंज होने वाली है। एक और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी, देखो
कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में उसने ES निकाल कर दे दिया है। ES कितना है? 2। 40 यूनिट्स ऑफ दिस गुड्स आर सेल एट अ प्राइस ऑफ ₹10। कहता है जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी इसकी कितनी सोल्ड होती है? 40। फिर क्या कहता है वो? सेल एट अ प्राइस ऑफ ₹10, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सेल एट अ प्राइस ऑफ ₹8। कहता है अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए 8 रुपए पर तो कितनी यूनिट सोल्ड होगी? कितनी यूनिट सोल्ड होगी मतलब कि नई क्वांटिटी उसने पूछी है। अब नई क्वांटिटी हमें तो पता नहीं है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको एक्सलेट कर लिया। अब खास बात, ऐसा क्वेश्चन आने का स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है जिसमें आपको ना ES जरूर गिवन होगा। कई बार वो प्राइस मिसिंग कर देगा क्वेश्चन में, क्वांटिटी मिस कर दिया, ओरिजिनल क्वांटिटी मिस कर सकता है, कुछ भी मिस करे। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ फॉर्मूला और बेसिक बातें याद रखना। ES गिवन है हमें 2। अच्छा, ES का फॉर्मूला बताओ क्या सिखाया हमने? P/Q, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। ES कितना है हमारे पास? ES है 2। P कितना है हमारे पास? 10। Q कितना है हमारे पास? 40। डेल्टा Q अभी अभी सीख कर आ रहे हैं, डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q। Q1 कितना है? X माइनस 40। ऐसे ही डेल्टा P, P1 माइनस P। तो P1 कितना है? 8 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस का 2। जस्ट पुट दी वैल्यूज। तो डेल्टा Q आया हमारे पास X माइनस 40 और डेल्टा P कितना आया? माइनस का 2। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। जो कट होता है उसे कट कर देते हैं जरा। ये हो गया हमारे पास 10 कट गया, यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल्स टू X माइनस 40 होल डिवाइड बाय माइनस का 8। अब माइनस के 8 को यहां ट्रांसफर कर दें, 2 इंटू माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 40। तो मैथमेटिक्स से इक्वेशन आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। माइनस का 16 इज इक्वल्स टू, अब वहां से 40 को इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस का 40 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स कितना आ गया आपका? 24। मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। जो पहले क्वांटिटी सप्लाई 40 पर थी अब कितने पर आ गई? 24 पर आ गई। डन। तो होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।